हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में स्टडी कर रहे थे। वहाँ पे हम लोगों ने रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के लाइगेंड के बारे में स्टडी किया कि कौन कौन से ऐसे लाइगेंड हैं जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको बताया और किस तरह से ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं मैंने आपको इसके बारे में बताया। उसके बाद फिर ये एक्टिवेट होने के बाद कौन कौन से सिग्नलिंग पाथवेज फॉलो करते हैं मैंने आपको इसके बारे में भी बताया। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया कि जब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेज एक्टिवेट हो जाते हैं तो बेसिकली 3 तरह के सिग्नलिंग पाथवेज फॉलो करते हैं। ठीक है, पहला मैंने आपको बताया था कि रेस मैप काइनेज सिग्नलिंग कैस्केड, जिसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, उसमें एक छोटा सा पोर्शन बाकी है कि जब हमारा मैप काइनेज एक्टिवेट हो जाता है और वो न्यूक्लियस में मूव कर जाता है तो वो क्या करता है, इसके बारे में हम लोग एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हम पूरा आरटीके खत्म कर लेंगे। तो वहां पे मैं आपको समरी में बताऊंगा कि आरटीके के क्या क्या टारगेट्स हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दूसरा पाथवे बताया था जो कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज फॉलो करते हैं, वो था हमारा IP3 डैग पाथवे। और तीसरा पाथवे मैंने आपको बताया था फास्फाटाइडिल इनोसिटॉल 3 काइनेज पाथवे। ये 3 पाथवे जो हमारे आरटीके होते हैं वो बेसिकली फॉलो करते हैं। ठीक है, जिसमें से एक के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरे के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज द IP3 डैग पाथवे। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जैसा हम लोग हमेशा से शुरू से ही करते आए हैं। ठीक है, तो मैं आपको GPCR पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कुछ लिपिड डिराइव्ड सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं जो कि सेल्स की नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, उनमें से मैंने आपको 2 नाम बताए थे, दैट इज द IP3 और डाइएसाइल ग्लिसरॉल या फिर डैग। ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही सेकेंड मैसेंजर्स हैं। और कैसे सेकेंड मैसेंजर्स हैं? ये लिपिड डिराइव्ड सेकेंड मैसेंजर है। लिपिड डिराइव्ड सेकेंड मैसेंजर्स हैं, सेकेंड मैसेंजर्स हैं। आप लोग ये चीज़ जानते हैं, मैं आपको पहले ही ये चीज़ बता चुका हूँ। और लिपिड में भी कैसी लिपिड हैं ये बेसिकली ये मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं, मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं। ठीक, मेम्ब्रेन लिपिड डिराइव्ड सेकेंड मैसेंजर्स हैं। ठीक है, और अगर कोई मेम्ब्रेन लिपिड टूटती है तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे फास्फोलाइपेजेज जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने आपको फास्फोलाइपेजेज के भी बारे में बताया था। फास्फोलाइपेजेज, डिफरेंट टाइप के फास्फोलाइपेजेज के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि फास्फोलाइपेज A1, फास्फोलाइपेज A2, फास्फोलाइपेज C, फास्फोलाइपेज, बहुत तरह के मैंने फास्फोलाइपेजेज आपको बताए। ठीक है, और जब ये फास्फोलाइपेजेज अपना एक्शन लेते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं वो कुछ सेकेंड मैसेंजर्स जनरेट करती हैं। ठीक है, और उनमें से मैंने आपको बहुत फ्रिक्वेंटली मैंने आपको बताया था जहां से सेकेंड मैसेंजर्स जनरेट होते हैं, दैट इज द फास्फाटाइडिल आयनासाइटोल। जो एक मेम्ब्रेन लिपिड, मैंने आपको डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में बताया था जब मैं आपको लिपिड बाइलेयर के बारे में पढ़ा रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बहुत तरह की मेम्ब्रेन लिपिड से मिलकर के बनी होती है। उसी में से मैंने आपको बताया था कि एक लिपिड होती है जिसको हम लोग कहते हैं फास्फाटाइडिल आयनोसाइटोल। ठीक, एक ये लिपिड होती है जिसको हम लोग शॉर्ट में PI भी लिखते हैं। ठीक, मैं आपको GPCR पढ़ा था और मेम्ब्रेन डिराइव्ड सेकेंड मैसेंजर बता रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि जो PI होता है बेसिकली 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो PI, दूसरा PIP, तीसरा होता है PIP2। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये PIP3 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, PIP3 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये 4 फॉर्म बेसिकली यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, और हर एक फॉर्म में इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए क्या होता है, यहाँ पे फास्फोराइलेशन होता है। PI का फास्फोराइलेशन होगा तो PIP2 बनेगा, PIP बनेगा। ठीक है, PIP का फास्फोराइलेशन होगा तो क्या बनेगा, PIP2 बनेगा। और PIP2 का जब फास्फोराइलेशन हुआ तो क्या बनेगा, PIP3 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट स्टेप्स पे फास्फोराइलेट कर करके जो हमारा PI होता है ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। और इस पूरी फैमिली को फास्फोआयनोसेटाइड भी बोलते हैं। फास्फा
फास्फाटाइडिल इनोसिटोइड्स, ठीक, फास्फाटाइडिल एनोसिटोइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फास्फोराइलेशन यहाँ पे होता है, ये दीज आर द रिवर्सिबल फास्फोराइलेशन, रिवर्सिबल फास्फोराइलेशन होते हैं ये फास्फोराइलेशन, मतलब एक बार फास्फोराइलेशन हुआ तो ये वापस अपने दूसरे फॉर्म में भी जा सकते हैं, मतलब ये डिफास्फोराइलेट होकर इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये डिफास्फोराइलेट होकर इसमें कन्वर्ट हो सकता है, और ये डिफास्फोराइलेट होकर के इसमें कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये सारे फॉर्म्स इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है। अब बात आती है कि जो हमारा फास्फाटाइडिल आइनोसिटोल है, मैंने आपको जीपीसीआर के केस में बताया था कि एक स्पेसिफिक टाइप का फास्फोलाइपेज वहां पे एक्टिवेट होता है, जिसको हम लोग कहते थे, उस फास्फोलाइपेज को हम लोग कहते हैं फास्फोलाइपेज सी, पीएलसी। जब वहां पे पीएलसी फंक्शन ले रहा था किसी केस में, जीपीसीआर के केस में, जीपीसीआर के केस में पीएलसी जब फंक्शन ले रहा था तो PIP2 से क्या बन रहे थे, 2 सेकेंड मैसेंजर्स बन रहे थे, एक को हम लोग कहते हैं IP3 और दूसरे को हम लोग कहते हैं डायग, ठीक है। और ये दोनों ही मिल, और ये वाला क्या कर रहा था, ये कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा था, फिर ये कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके लास्ट में क्या कर रहा था, प्रोटीन काइनेस सी को कहाँ भेज रहा था, मेम्ब्रेन पे, और मेम्ब्रेन पे जब डाइसाइल ग्लिसरॉल इसके साथ मिल जा रहा था तो हमारा जो प्रोटीन काइनेस सी था वो एक्टिवेट हो जा रहा था। ये पूरी बात प्रोसेस हो रही थी किसके केस में, जीपीसीआर के केस में, ठीक है। और जीपीसीआर के केस में जो हमारा पीएलसी एक्टिवेट हो रहा था वो बेसिकली पीएलसी बीटा फैमिली का था, मैंने आपको ये भी बताया था कि वहाँ पे जो पीएलसी इन्वॉल्व था वो पीएलसी बीटा था, क्या था, प्रोटीन फास्फोलाइपेज सी बीटा, ठीक है, पीएलसी बीटा एक्टिवेट हो रहा था, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग रिसेप्टर साइड टायरोसिन काइनेज में जो IP3 डैग पाथवे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी IP3 और डैग का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और IP3 डैग यहाँ पे भी फास्फाटाइडिल इनोसिटोल से ही आएगा, किससे आएगा, फास्फाटाइडिल आइनोसिटोल से ही आएगा, ठीक। तो मैं फ्लो डायग्राम बना के आपको पूरी सिग्नलिंग दिखा देता हूँ, वहीं से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक। मैंने आपको बताया जितनी प्रोसेस मैंने आपको जीपीसीआर में बताया बिल्कुल सेम टू सेम वही आपको फॉलो करना है। फास्फाटाइडिल इनोसिटोल 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बाय रिवर्सिबल फास्फोराइलेशन, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा IP3 डैग यहाँ पे आएगा वो भी किससे आएगा, PIP2 से ही आएगा, ठीक है, PIP2 से आएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फास्फाटाइडिल आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, ठीक, ये फुल फॉर्म, ठीक। तो कुल मिला के हमारा PIP2 से ही क्या आएगा, डैग और IP3 आना है, क्या आना है, डैग और IP3। मैं पूरी प्रोसेस आपको बता चुका हूँ कि डैग में क्या क्या चीजें होती हैं और IP3 में क्या क्या चीजें होती हैं। डैग का फुल फॉर्म होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल, मतलब ग्लिसरॉल के पास 2 एसाइल चेन है, मतलब दोनों फैटी एसिड चेन, और ग्लिसरॉल अलग होकर 1 सेकंड मैसेंजर बना लेगा, और हमारा जो पोलर हेड है आइनोसिटोल वो अलग हो जाएगा, उसके पास में IP3 3 फास्फेट है, तीनों फॉस्फेट मिल करके इनोसिटोल 3 फास्फेट बना लेते हैं, तो हमारा 2 सेकंड मैसेंजर वहां पे बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर EGF, ये आता है और किससे बाइंड कर जाता है, हमारा RTK से, ठीक। RTK बिल्कुल उसी तरह से एक्टिवेट होगा जैसे कि एक्टिवेट होता है हमारा, RTK एक्टिवेट हो जाएगा। RTK एक्टिवेट होने के बाद में क्या होगा, एक और फास्फोलाइपेज सी फैमिली होती है जिसको हम लोग कहते हैं PLC गामा, ये किसको एक्टिवेट करेगा, बेसिकली PLC गामा को एक्टिवेट करेगा। GPCR किसको एक्टिवेट कर रहा था, GPCR एक्टिवेट कर रहा था PLC बीटा को, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ये PLC गामा को एक्टिवेट कर रहा है और ये किसको एक्टिवेट कर रहा है, PLC बीटा को, एक्शन दोनों का सेम, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग PLC गामा के बारे में बात करते हैं, ठीक। PLC गामा RTK के थ्रू कैसे एक्टिवेट होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बेसिकली हमारी हेटेरोट्रायमेरिक G प्रोटीन थी जिसमें अल्फा Q सब यूनिट थी, वो जाकर के PLC बीटा को एक्टिवेट कर रही थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई G प्रोटीन नहीं है,
यहाँ पे डायरेक्टली हमारा आरटीके पीएलसी गामा को एक्टिवेट करता है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जब आरटीके एक्टिवेट होता है तो होता क्या है कि जब आरटीके एक्टिवेट होता है तो इसका ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है। क्या होता है? ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक, किस पे? थ्रियोनिन रेजिड्यूज पे होता है। ठीक, और उस थ्रियोनिन रेजिड्यू को SH2 डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स जो होती हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं। तो हमारे पीएलसी गामा के पास क्या होता है? कुछ SH2 डोमेन्स होते हैं। पीएलसी गामा के पास क्या है? SH2 डोमेन। ठीक है, और इसी SH2 डोमेन के थ्रू ये इस फास्फोराइलेटेड जो टायरोसिन है उनको रिकॉग्नाइज करता है और इसके साथ में इंटरेक्ट करके क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, फिर ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज ने क्या किया? पीएलसी गामा को एक्टिवेट किया। अभी पीएलसी गामा किससे इंटरेक्ट करेगा? ये इंटरेक्ट करेगा हमारा जो हमारा PIP2 है, PIP2 से इंटरेक्ट करेगा। PIP2 से इंटरेक्ट करके 2 सेकंड मैसेंजर बनाएगा। एक सेकंड मैसेंजर जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का है, जो कि हमारा IP3 है, बेसिकली IP3 है। वो कहाँ मूव कर जाएगा? वो मूव कर जाएगा साइटोसॉल में। और दूसरा हमारा क्या है? डैग। ये क्या है? हाइड्रोफोबिक नेचर का है। ठीक, इसके पास एसाइल चेन्स हैं। ये कहाँ रह जाएगा? मेम्ब्रेन में रह जाएगा। बिल्कुल वही प्रोसेस चल रही है जो प्रोसेस हमारी GPCR के केस में चल रही थी, बस डिफरेंस कहाँ पे आया? यहाँ पे पीएलसी गामा एक्टिवेट हो रहा है। अब क्या होगा? ये IP3 कहाँ जाके बाइंड करेगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में कुछ कैल्शियम आयन चैनल हैं जो कि सेकंड मैसेंजर गेटेड हैं, वो बेसिकली IP3 के मिलने से ओपन हो जाते हैं। ठीक, और अल्टीमेटली क्या होगा? ये IP3 क्या करेगा? इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। और जब ये कैल्शियम आयन का लेवल यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं? ये कैल्शियम आयन जाते हैं और प्रोटीन काइनेज C जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारा जो कि हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। प्रोटीन काइनेज C इनएक्टिव है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटोसॉल में प्रेजेंट है। ठीक, इससे जाकर के ये कैल्शियम आयन बाइंड करते हैं। ठीक है, कैल्शियम आयन इससे बाइंड कर गए और जैसे ही कैल्शियम आयन इससे बाइंड किए, इसको रिक्रूट किए मेम्ब्रेन में। ठीक है, कहाँ पे लेके आए? मेम्ब्रेन में। प्रोटीन काइनेज C कहाँ आ गया? मेम्ब्रेन पे। अब डाइएसाइल ग्लिसरॉल क्या करेगा? इसको एक्टिवेट कर देगा और फिर क्या करेगा? सेलुलर रिस्पॉन्स देगा। सेलुलर रिस्पॉन्स, और ये सेलुलर रिस्पॉन्स जो आ रहा है बेसिकली ये अपने टारगेट को फास्फोराइलेट करेगा और फिर जो भी सिग्नलिंग प्रोसेस है उसको मेडिएट करेगा। ठीक, तो IP3 डैग पाथवे में जो कुछ भी होता है बिल्कुल हमारे GPCR की तरह होता है, लेकिन बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? यहाँ वहाँ पे PLC बीटा एक्टिवेट हो रहा था, यहाँ पे PLC गामा एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पाथवे था जो कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज फॉलो करते हैं। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा थर्ड पाथवे है उसकी तरफ। ठीक है, तो थर्ड पाथवे की बात करते हैं, दैट इज द PI3 के पाथवे या PI3 काइनेज पाथवे। ठीक है, PI का पहली बात मैं आपको मतलब यहाँ पे बता दूं, दैट इज द फास्फाटाइडिल एनासिटॉल। फास्फाटाइडिल एनासिटॉल। ठीक है, फास्फाटाइडिल एनासिटॉल 3 काइनेज, ये फुल फॉर्म हो गया फास्फाटाइडिल एनासिटॉल 3 काइनेज। यहाँ पे भी जो खेल है वो फास्फाटाइडिल एनासिटॉल का ही है। ठीक है, जो काम यहाँ पे हो रहा है वो फास्फाटाइडिल एनासिटॉल के फास्फोराइलेशन के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली काइनेजेज हैं। ठीक, और ये जो काइनेजेज हैं जो हमारे PI3 काइनेजेज हैं ये स्पेसिफिक टाइप के काइनेजेज। पहली चीज, ये स्पेसिफिक टाइप के काइनेजेज। अभी तक मैंने आपको जो भी काइनेजेज बताया वो सब के सब प्रोटीन का फास्फोराइलेशन कर रहे हैं, सब प्रोटीन का फास्फोराइलेशन कर रहे थे, लेकिन हमारा जो PI3 के है ये बेसिकली लिपिड्स का फास्फोराइलेशन करता है। लिपिड्स का फास्फोराइलेशन करता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो लिपिड का फास्फोराइलेशन करता है वो जो फास्फोराइलेशन होता है वो रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल फास्फोराइलेशन करता है। मतलब एक बार ये फास्फोराइलेशन करेगा और फिर जब फास्फोराइलेशन होने के बाद काम खत्म हो जाता है तो वो वापस डीफास्फोराइलेट होकर के अपने नॉर्मल फॉर्म में लिपिड लौट सकती है। ठीक है, और ये किस तरह के लिपिड्स का फास्फोराइलेशन करता है? वो बेसिकली फास्फाटाइडिल एनासिटॉल फैमिली की लिपिड्स होती हैं। और फास्फाटाइडिल एनासिटॉल 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैंने आपको बताया था, PIP और PIP2, PIP
टू और PIP3। ठीक, तो ये जो हमारा PI3K है ये बेसिकली PIP2 को PIP3 में बदलता है। किसमें बदलता है? PIP2 को, हमारा जो PI3K है ये क्या करता है? PIP2 को PIP3 में बदलता है। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से एक्टिवेट होता है और किस तरह से PIP2 को PIP3 में कन्वर्ट करता है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो हमारा PI3 के पाथवे है या फिर हमारा जो एंजाइम है PI3 के, इसकी बात करें हम लोग PI3 के, ये जो एंजाइम है, ठीक, ये दोनों ही तरह के रिसेप्टर्स से एक्टिवेट हो सकता है। इट कैन बी एक्टिवेटेड बाय रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, और इसके अलावा ये GPCR के थ्रू भी एक्टिवेट होता है। ठीक, GPCR के थ्रू भी ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, अगर ये GPCR के थ्रू एक्टिवेट हो रहा है तो क्या होगा? सबसे पहले GPCR एक्टिवेट होगा। ठीक, GPCR क्या करेगा? एक हेटेरोट्राइमेरिक G प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। ट्राइमेरिक G प्रोटीन एक्टिवेट होगी। ठीक, और ट्राइमेरिक G प्रोटीन में मैंने आपको बताया है कि 3 सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, अगर हम ट्राइमेरिक G प्रोटीन्स की हम लोग बात करें तो ट्राइमेरिक G प्रोटीन्स में 3 सब यूनिट मैंने आपको बताया था, अल्फा, बीटा और गामा। जैसे ही ट्राइमेरिक G प्रोटीन एक्टिवेट होती है, मैंने आपको बताया था तीनों सब यूनिट्स अलग अलग हो जाती हैं, बीटा गामा सब यूनिट अलग हो जाती है और अल्फा सब यूनिट अलग हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी तक जो भी आपको एक्टिवेशन बताए थे हर जगह मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अल्फा सब यूनिट होती है ये इफेक्टर होती है और आगे जाकर के अपनी डाउनस्ट्रीम प्रोटीन्स को एक्टिवेट करती है। लेकिन PI3K की केस में क्या होगा? अगर GPCR के थ्रू PI3K एक्टिवेट होता है तो इसको कौन एक्टिवेट करता है? जो हमारे हेटेरोट्राइमेरिक G प्रोटीन की बीटा गामा सब यूनिट होती है। कौन सी? बीटा गामा सब यूनिट होती है, वो PI3K को एक्टिवेट करती है, अल्फा नहीं एक्टिवेट करती है। ठीक है, PI3K ध्यान दीजिएगा, PI3K अगर GPCR के थ्रू एक्टिवेट हो रही है तो जो हेटेरोट्राइमेरिक G प्रोटीन की बीटा गामा सब यूनिट है वो उसको एक्टिवेट करती है, अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट नहीं करती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोनों ही तरह के रिसेप्टर्स इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक, अब PI3K एक्टिवेट कैसे होगा, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे बना के दिखाते हुए चलता हूँ आपको। सपोज दैट ये मेम्ब्रेन, ठीक, ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन में क्या है हमारा? सबसे पहली बात तो मैं इसकी पोलैरिटी डिसाइड कर देता हूँ। ये हमारा ECM है और ये हमारा क्या है? साइटोसोल। ठीक, ये साइटोसोलिक फेस है और ECM फेस है। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हम सबसे पहले दिखाएंगे हमारा रिसेप्टर। ये हमारे पास एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है। ठीक, आपको जस्ट समझाने के लिए बना रहा हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि रिसेप्टर हमेशा डाइमराइज होने के बाद ही अपना एक्शन लेता है, तो मैं डाइमर की तरह ही बनाता हूँ इसको। ठीक है, तो ये 2 रिसेप्टर्स हैं, इनसे आकर के लाइगेंड बाइंड करेगा। सबसे पहले लाइगेंड डाया बाइंड कर गया, फिर क्या होगा? इनका डाइमराइजेशन होगा। ठीक, इतना काम मैंने आपको बताया हुआ है। कुछ इस तरह से रिसेप्टर एक्टिवेट होती है। ठीक, तो मैं अब एक्टिवेटेड रिसेप्टर बना देता हूँ सीधे। ठीक है, तो सपोज दैट ये हमारा पहला रिसेप्टर था, ये हमारा दूसरा रिसेप्टर था, दोनों से आकर के लाइगेंड बाइंड हुए और दोनों क्या हुए? डाइमराइज हो गए। ठीक है, और डाइमराइज होने के बाद क्या होगा? डाइमराइज होने के बाद इन्होंने अपना ऑटोफॉस्फोराइलेशन किया हुआ है। ठीक है, ये अपना क्या करेगा? ऑटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होना शुरू होता है पहले उनका ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक, इस फास्फोराइलेटेड पैटर्न को PI3K रिकॉग्नाइज करता है। ठीक, कौन रिकॉग्नाइज करता है? PI3K। PI3K इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है और क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करता है कि मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया कि जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं बेसिकली फास्फाटाइडिल एनासेटोल जो होता है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो हमारा PIP2 वाला फॉर्म होता है उसको ये क्या करती हैं? फास्फोराइलेट करती हैं। उसको ये क्या करती हैं? फास्फोराइलेट करती हैं और PIP2 को ये कन्वर्ट कर देती हैं PIP3 में। किसमें कन्वर्ट कर देती हैं? PIP3 में। ठीक है, PIP2 को किसमें कन्वर्ट कर दिया इन्होंने? PIP3 में। अब ये PIP3 क्या होगा? मेम्ब्रेन में बहुत सारे, जब ये सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा तो मेम्ब्रेन में बहुत सारा PIP3 हो जाएगा।
बहुत सारे PIP3 यहाँ पे एक्टिवेट होंगे। अब ये PIP3 क्या करता है, PIP3 क्या करता है, कुछ प्रोटीन्स को अपनी तरफ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और ऐसी प्रोटीन्स को अपनी तरफ इंटरेक्ट करता है जिनके पास पीएच डोमेन होता है। पीएच डोमेन होता है, पीएच का मतलब होता है प्लेकेस्ट्रिन होमोलॉजी, प्लेकेस्ट्रिन होमोलॉजी डोमेन। इस तरह के डोमेन कंटेनिंग जितनी प्रोटीन्स होती हैं उस तरह के प्रोटीन्स को अपनी तरफ इंटरेक्ट करता है। उनमें से एक प्रोटीन होती है जिसको हम लोग प्रोटीन काइनेज बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन काइनेज बी। प्रोटीन काइनेज बी, PKB, या इसी को AKT भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? AKT। ठीक, तो ये क्या करेगा? AKT को अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगा सबसे पहले। अब आया यहाँ पे क्या बाइंड कर गया? AKT। ठीक, अब यहाँ पे कुछ चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात, ये जो AKT होता है नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोसोल में। जब कभी भी नॉर्मल कंडीशन होती है तो AKT कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। ठीक, जब RTK एक्टिवेट होता है, PI3 काइनेज एक्टिवेट होता है और PIP3 का लेवल सेल में बढ़ने लगता है, तो क्या होता है? PIP3 इसको अपनी तरफ इंटरेक्ट करता है और इसको सेल के सरफेस की तरफ, पेरीफेरी की तरफ लेकर के आता है, और साइटोसोलिक रीजन में जो हमारा PIP3 होता है वो मेम्ब्रेन के साइटोसोलिक रीजन में ले आकर करके इसको डॉक करा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो हमारा PIP3 है ये AKT के लिए एक डॉकिंग साइट की तरह काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो साइटोसोल में AKT पड़ा था वो कहाँ पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा हमारा मेम्ब्रेन के पास, और किससे बाइंड कर जाएगा? अपने प्लेकेस्ट्रिन होमोलॉजी डोमेन के थ्रू ये बाइंड कर जाएगा। किससे? PIP3 से। इसके अलावा PIP3 एक और प्रोटीन को अपनी तरफ आकर्षित करती है जिसको हम लोग फास्फाटाइडिल इनोसिटॉल डिपेंडेंट काइनेज बोलते हैं, PDK1, फास्फाटाइडिल इनोसिटॉल डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, ये PDK1 क्या करता है? जैसे ही PDK1 और AKT मेम्ब्रेन के पास पहुंचते हैं तो ये PDK1 क्या करता है? AKT का फास्फोराइलेशन करता है, AKT का फास्फोराइलेशन करता है। और ये फास्फोराइलेशन बेसिकली जो होता है ये थ्रियोनिन रेसिड्यू पे होता है। किस पे होता है? थ्रियोनिन रेसिड्यू पे होता है। ठीक है, और एक और काइनेज यहाँ पे पाया जाता है सेल के अंदर, मैं आगे चल के इसकी सिग्नलिंग आपको बताऊंगा, जिसको कहा जाता है mTOR-C2। ये भी क्या है? प्रोटीन काइनेज है। ये क्या करता है? AKT का सीरीन पे फास्फोराइलेशन करता है। ये किस पे फास्फोराइलेशन करता है? सीरीन पे। ठीक, और ये किस पे करता है? थ्रियोनिन पे। ठीक, तो अब ये सीरीन थ्रियोनिन फास्फोराइलेटेड होगी। ठीक, आप लोग याद रखिएगा कि जो AKT होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में जब साइटोसोल में प्रेजेंट होता है तो ये नॉन फास्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है, या डीफास्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही सिग्नलिंग प्रोसेस शुरू होती है और हमारा PDK1 मेम्ब्रेन में रिक्रूट हो जाता है और ये खुद मेम्ब्रेन में रिक्रूट होकर के चला आता है, तो AKT क्या हो जाता है? एक्टिवेट होता है बाय द फास्फोराइलेशन। जब ये सीरीन और थ्रियोनिन दोनों पे फास्फोराइलेट हो जाता है तो ये फुल्ली एक्टिवेटेड हो जाता है। ठीक है, और हमारा प्रोटीन काइनेज बी या AKT अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये खुद एक सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है। ये खुद क्या है? एक सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है, लेकिन ये तब तक फास्फोराइलेशन का काम नहीं कर सकता है, तब तक एक्टिव नहीं हो सकता जब तक कि इसका खुद का फास्फोराइलेशन ना हो। अब जब ये अपने फुल्ली फास्फोराइलेटेड फॉर्म में आ जाता है तब ये क्या करता है? ये मेम्ब्रेन को छोड़ देता है और कहाँ चलाता है? साइटोसोल में चलाता है। फास्फोराइलेटेड AKT कहाँ आ गया? AKT आ गया कहाँ पे? साइटोसोल में, और ये क्या है? एक्टिव है। ठीक, ये एक्टिवेटेड है। अब ये क्या करेगा? अपने टारगेट का फास्फोराइलेशन करेगा। टारगेट को क्या करेगा? फास्फोराइलेट करेगा। टारगेट फास्फोराइलेट करेगा और उससे क्या आएगा? सेलुलर रिस्पॉन्स। अब ये
साइटोसॉल में रह करके भी अपने टारगेट को फास्फोराइलेट करता है या फिर न्यूक्लियस में भी मूव करता है, बहुत सारी चीजें करता है। इसके बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या करता है। लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि AKT अपने जिन टारगेट्स को फास्फोराइलेट करता है बेसिकली वो इनएक्टिवेट होते हैं, मतलब ये इनएक्टिवेटिंग फास्फोराइलेशन करता है। इस चीज को आप लोग याद कीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा। जो हमारा AKT होता है ये क्या करता है, जिन भी टारगेट्स को फास्फोराइलेट करता है बेसिकली उनकी इनएक्टिवेशन को ट्रिगर करता है। ज्यादातर इनएक्टिवेटिंग फास्फोराइलेशन या इनहिबिटरी फास्फोराइलेशन ये करता है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पाथवे था जो कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज फॉलो करता है। तो तीनों पाथवे यहाँ पे हम लोग कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। ये जो हमारा PI3 के पाथवे है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके दो बहुत अच्छे एग्जांपल मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। एक तो इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे है, इंसुलिन सिग्नलिंग है जो कि पूरे मेटाबॉलिज्म को, पूरे न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे है। और दूसरा हमने अभी अभी आपको बताया mTOR C2 सिग्नलिंग पाथवे, ठीक। तो ये दो सिग्नलिंग पाथवे मैं आगे चल के डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं आपको सिग्नलिंग पाथवेज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। हमने पूरा RT के सिग्नलिंग पाथवे, जितने भी तरह के सिग्नलिंग पाथवे वो फॉलो करता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको इस लेक्चर में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि जो टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड प्रोटीन काइनेजेस होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ रिसेप्टर एसोसिएटेड प्रोटीन काइनेज होता है, मतलब रिसेप्टर अलग होता है और वो प्रोटीन अलग होती है जिसके पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। मैंने जेनस काइनेज का एग्जांपल भी आपको दिया था। हम लोग आगे चल के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बाद हम आपको सिग्नलिंग पाथवेज के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।